हेलो हाय। आज हम बात करने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड का क्लास 10 का सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 राइज ऑफ डिक्टेटरशिप के बारे में। तो डिक्टेटरशिप इसको क्या बोलते हैं? तानाशाही। मतलब जहाँ पर एक आदमी के अंदर ही सारा पावर उसके हाथ में होता है, यानी एक आदमी के हाथ में सारा पावर होता है और कंट्री उसी की बात और सिटीजन्स को उसी की बात माननी पड़ती है, चाहे वो राइट हो या रॉन्ग हो। कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई ओपोजिशन नहीं और बहुत ही हार्श पनिशमेंट होता है। तो ये जो चीज़ है ये हमने देखी है। वर्ल्ड वार 1 के बाद में अलग-अलग देशों में डिक्टेटरशिप का उदय हुआ, डिक्टेटरशिप फला और डिक्टेटरशिप की वजह से और डिक्टेटर्स की वजह से सेकंड वर्ल्ड वार भी हुआ। ठीक है? तो आज हम इस चैप्टर में राइज़ ऑफ डिक्टेटरशिप में हम क्या किस बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फ़ासिज़्म और नाज़िज़्म के बारे में, फ़ासीवाद और नाज़ीवाद के बारे में। उसका कॉजेज़ फॉर द राइज़ ऑफ फ़ासिज़्म एंड नाज़िज़्म, फ़ासीवाद और नाज़िज़्म के उदय के कारण मतलब ये क्यों आया, ये क्यों फला-फूला? और एम्स ऑफ फ़ासिज़्म एंड नाज़िज़्म के बारे में भी हम बात करेंगे। फ़ासीवाद का और नाज़ीवाद का क्या उद्देश्य था, इस बारे में हम बात करेंगे। मैं इंग्लिश, हिंदी दोनों में बात करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं वही बोलूँगा, वेलकम बैक टू माय चैनल गुरुभक्त सिग्मास। और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपकी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट, डिफ़िकल्टी रहेगी तो आप कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल आंसर करूँगा या उसका एक अगर टॉपिक बड़ा है तो वीडियो भी बना लूँगा। ठीक है? तो शुरू करते हैं, हिंदी, इंग्लिश दोनों में। बाकी मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप एंड तक वीडियो में बने रहिए, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है? और ऑब्वियसली अगर आप सुनोगे एंड तक तो हिस्ट्री तो एक स्टोरी जैसी ही होती है, तो आपको बिल्कुल आ जाएगा। ठीक? तो शुरू करते हैं हम यहीं से। ठीक है? 10 years following World War I, democratic governments grew very strong and popular globally. ठीक है? तो वर्ल्ड वार 1 के बाद में क्या हुआ, विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बाद में क्या हुआ, 1990 से लेके 1929 तक पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी ने बहुत, यानी लोकतंत्र ने बहुत शानदार प्रगति की। दिस change did not last and soon powerful dictators took control using different names in countries like Russia, Italy, Germany and Spain. तो लेकिन ये बदलाव लंबे समय तक नहीं चला। ठीक है? और बहुत जल्द कुछ पावरफुल तानाशाह ने अलग-अलग नाम से अलग-अलग देश जैसे रशिया, इटली और जर्मनी, स्पेन में अपना तानाशाही वाला शासन कायम कर लिया। This dictatorial government operated similarly because they strictly control every part of their citizens' daily lives. तो भले ही अलग-अलग जगह में अलग-अलग नाम से ये डिक्टेटर्स ने अपने गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया, अपने सरकारें बनाई, लेकिन मोर और लेस इन लोग एक जैसे ही थे, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली अपने ही खुद नागरिक का भी लाइफ को कंट्रोल करते थे। मतलब वहाँ के नागरिकों को जो डिक्टेटरशिप में थे, डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट के अंडर थे, उन नागरिकों को वहाँ का तानाशाह यानी डिक्टेटर का हर बात मानना पड़ता था, चाहे वो राइट हो या रॉन्ग है। ठीक है? तो काफ़ी हद तक जिस देश में तानाशाही था वो आपस में उनका सेम ही था। मतलब सेम टाइप का ही रहता था, दैट इज़ टू कंट्रोल द लाइव्स ऑफ द पीपल। एवरीवेयर दिस कंट्रीज़ थ्रेटन देयर नेबरिंग कंट्रीज़। तो हर जगह ये कंट्रीज़ जो था अपने आस-पड़ोस के लिए भी एक खतरा सा बन गया था। क्योंकि ये मानते थे कि कमज़ोर देशों के ऊपर में मतलब आप वार करो, उसको कब्ज़े में करो, ठीक है? ये इनका मतलब एक्सपांशन वाली पॉलिसी था। मतलब उनको लगता था कि राष्ट्र ऐसे ही पावरफुल बनता है। तो ये दूसरे देशों के लिए भी खतरा था, अपने सिटीज़न का तो इन्होंने जीना दुर्भर कर दिया था। They disrespected the League of Nations, an international peace group, and only cooperated when it benefited them directly. तो एक लीग ऑफ नेशन बनी थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में, एक आप बोल सकते हैं दुनिया की पंचायत, जिसका काम था कि दुनिया में शांति लाए और कोई कंट्रीज़ आपस में लड़ रहे हैं तो उसका विवाद सुलझाए, उसकी उन दोनों के बीच में लड़ाई खत्म करवाए। लेकिन लीग ऑफ नेशन इतना पावरफुल नहीं था, क्योंकि यूएसए उसका मेंबर नहीं था और बाकी कंट्रीज़ भी उसकी अपनी आर्मी नहीं थी लीग ऑफ नेशन का, तो बाकी कंट्रीज़ भी अपने मनमाने ढंग से काम करते थे, उसकी बात नहीं सुनते थे। वो तभी उनकी बातें सुनते थे, वो कंट्री लीग ऑफ नेशन की बातें तभी सुनते थे, जब उनका कोई फ़ायदा होता था। They took away personal freedom and valued the power of the government over the rights of ordinary people. तो ये जो डिक्टेटरशिप वाली कंट्री थी, अगर कहा जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि ये देश या सरकार ताकत के लिए उनके
आम नागरिकों या आम सिटीज़न की आज़ादी और अधिकारों की भी बलि दे दे। उनका क्या मुख्य मतलब सिद्धांत क्या था? उनका मुख्य स्लोगन या मोटो क्या था कि उनका मुख्य नारा ये था, सब कुछ राज्य के लिए है, देश के लिए और सब कुछ देश के अंदर ही है और मतलब सब कुछ देश ही है और देश के ऊपर कुछ नहीं है। During this period, even in democratic countries, many people, including some intellectuals, expressed their dissatisfaction with democracy and favored dictatorship. तो ये ऐसी आंधी चल रही थी कि इस दौर पर लोकतंत्र वाली कंट्री जहाँ पर लोग मनमाने ढंग से राज नहीं कर सकते, इलेक्शन लड़ना पड़ता है, बहुमत में आना पड़ता है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म करना पड़ता है, लोगों की बात सुननी पड़ती है। तो ऐसे कंट्रीज़ में भी ये बहुत सारे जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, इंटेलेक्चुअल लोग थे, वो लोकतंत्र की इस प्रोसेस से खुश नहीं थे और उनको भी डिक्टेटरशिप चाहिए था। मतलब लोकतांत्रिक देशों में भी उस वक़्त ऐसी हवा चल रही थी कि बुद्धिजीवियों को लगता था लोकतंत्र में इतना अच्छा नहीं हो रहा है और वो तानाशाही का ही समर्थन करते थे। तो यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मैं बोलना चाहता हूँ जो आपको जानना ज़रूरी है, जो इस डिक्टेटरशिप वाले चैप्टर में बहुत बार आता है। जैसे टोटलिटेरियन रूल, इसको बोलते हैं सर्वसत्तावादी। इसका इंग्लिश डेफिनिशन ये होगा, सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट हैज़ टोटल एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर एवरी पार्ट ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। ये है टोटलिटेरियन रूल। हिंदी में इस शासन में तानाशाह जो चाहे वो कर सकता है। आप क्या पहनेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, रेडियो पर क्या सुनेंगे, आपकी नौकरी क्या होगी, ये सब कुछ सरकार तय करती है। सरकार के खिलाफ बोलने या सवाल उठाने की आज़ादी बिल्कुल नहीं होती। दूसरा वर्ड है कम्युनिज्म यानी साम्यवाद। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन है एन इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम वेयर ऑल द प्रॉपर्टी एंड रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द कम्युनिटी और स्टेट, नॉट बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो यहाँ सब कुछ बराबर वाली सोच कह सकते हैं। यहाँ कोई अमीर-गरीब नहीं होता है कम्युनिज़्म के हिसाब से। ज़मीन, फैक्ट्री, दुकान किसी एक इंसान की नहीं होती है, पूरी सरकार या पूरे समाज की होती है। ठीक है? हिटलर और मुसोलिनी के समय भी अमीर व्यापारी और ज़मींदार को बहुत डर था कि अगर कम्युनिज़्म आ गया उनके कंट्री में, तो सारी दौलत और ज़मीन लेबर वगैरह या मिडल क्लास या लोअर मिडल क्लास छीन लेंगे और इसीलिए उन्होंने फासीवाद का साथ दिया, नाज़िज़्म का साथ दिया और उनको पैसे भी से भी बहुत सपोर्ट किया। ठीक? तीसरा आपको और एक शब्द आएगा एग्रेसिव नेशनलिज़्म, आक्रामक राष्ट्रवाद। यानी इसका इंग्लिश डेफिनिशन होगा एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैट्रियोटिज़्म वेयर पीपल बिलीव देयर नेशन इज सुपीरियर टू ऑल अदर्स, ऑफन लीडिंग टू हैट्रेड और वायलेंस अगेंस्ट अदर कंट्रीज और माइनॉरिटीज़। तो ये जो एग्रेसिव नेशनलिज्म है, आक्रामक राष्ट्रवाद है, इसका मतलब है कि अ, ये मानना कि सिर्फ हमारा देश ही दुनिया में सबसे महान है, बाकी सभी देश या जातियाँ बेकार है और हमारे दुश्मन हैं। इससे लोगों के अंदर दूसरे देश या अपने ही देश के अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीज़ के प्रति नफ़रत भर जाती है। चौथा शब्द है इम्पेरियलिज़्म यानी साम्राज्यवाद। A policy of extending a country's power and influence through colonization, military force और other means, यानी अपने देश की सीमाओं को बढ़ाना और दूसरे देशों पर कब्जा करना। ठीक है? तो जब कोई ताकतवर देश अपनी सेना के दम पर दूसरे छोटे या कमज़ोर देशों पर हमला करके उन्हें अपना गुलाम बना देते हैं, उसी को साम्राज्यवाद कहते हैं। जैसे अंग्रेज़ों ने किया था भारत पर कब्जा करके। हिटलर और मुसोलिनी, हिटलर जर्मनी का, मुसोलिनी डिक्टेटर था इटली का। ये भी दूसरे देशों को जीतकर अपना साम्राज्य बड़ा करना चाहते थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिटेल में फासिज्म यानी फासीवाद के बारे में। इसका डेफिनेशन से शुरू करेंगे। द वर्ड फासिज्म हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड फासियो व्हिच मीन्स यूनियन और लीग। तो फासीवाद या फासिज्म शब्द की उत्पत्ति इटालियन शब्द फासियो से हुई थी जिसका मीनिंग होता है संघ या संगठन यानी यूनियन। It also refers to the ancient Roman symbol of power. The fasces, a bundle of sticks bound to an axe that symbolized civic unity and the authority of Roman officials to punish wrongdoers. तो यहाँ पर इसका शक्ति का जो चिन्ह है, प्राचीन रोमन का एक चिन्ह है, फासिस दर्शाता है, जिसका मतलब है एक चिन्ह जिसमें दिखाया गया एक कुल्हाड़ी से बंधा हुआ लकड़ियों का गट्ठर या गट्ठा। तो जो नागरिक की एकता को दिखाता है और गलत काम करने वालों को पनिश करने के लिए रोमन अधिकारी के द्वारा अधिकार का प्रतीक उस कुल्हाड़ी को दिखाया गया है। ठीक है?
Thus, fascism means autocracy or dictatorship where the power of the state is vested in one man only and it is obligatory for all others to obey his order. तो इस प्रकार आप समझ सकते हो फासीवाद का अर्थ होता है तानाशाही, जहां पूरे देश की शक्ति केवल एक व्यक्ति के हाथों में होती है और अन्य सभी को उनके आदेशों का पालन करना बहुत ही अनिवार्य मतलब कंपलसरी होता है, जरूरी होता है। Fascism was intensely nationalistic, anti-communistic and anti-democratic movement which served as a model to dictatorial regimes in Italy and Germany. तो फासीवाद एक बहुत ही ज़्यादा राष्ट्रवादी, कम्युनिस्ट विरोधी, लोकतंत्र विरोधी एक आंदोलन था जिसने इटली और जर्मनी में तानाशाह शासनों के लिए एक मॉडल के रूप में काम किया। तो अब देखते हैं ये फासिज्म आया कैसे। वर्ल्ड वार वन के बाद आया जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन क्या हुआ था इस बारे में और डिटेल में बात करते हैं। फासिज्म इमर्ज एज ए मूवमेंट इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन period not only to meet the challenges of the international communist movement but also to tackle the various problems that confronted Italy। तो पहला विश्व युद्ध के बाद के समय में फासीवाद एक आंदोलन के रूप में खाली अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन को की चुनौती को सामना करने के लिए नहीं बना था, बल्कि इटली में उत्पन्न होने वाली या जो इटली में जो समस्या है उसको निपटने के लिए भी फासीवाद उभरा था। The following factors contributed to the rise of fascism in Italy। तो हम उन कारणों के बारे में बात करेंगे जिससे फासिज्म को इटली में पनपने के लिए, उगने के लिए, बड़ा होने के लिए, ताकतवर होने के लिए मदद दिया, उस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले था डिसकंटेंटमेंट आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्साई। इसको वर्सेलिस मत बोलना, वर्साई बोलते हैं। तो ट्रीटी ऑफ वर्साई क्या था? एक ट्रीटी, एक समझौता था जो साइन किया गया था वर्साई के महल में, जो पेरिस, आप बोल सकते हो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस से थोड़ा बाहर एक पैलेस है, एक महल है जिसका नाम था वर्साई। वहाँ पर ये ट्रीटी साइन की गई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, और साइन करवाया गया था एलाइज ने ट्रिपल एंटिटी के कंट्रीज को। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो किन किन कंट्रीज के बीच में हुआ था? एक साइड में थे इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। यूएस ने बाद में ज्वाइन किया था इनको, ठीक है, और इटली ने भी इनको बाद में ज्वाइन किया था। तो इसको एलाइज बोलते थे। और ट्रिपल एंटिटी में कौन कौन था? ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी और इटली भी पहले इनके साथ था, जर्मनी, ये ट्रिपल एंटिटी के। बाद में इसने लालच में इनको धोखा दे करके एलाइज के साथ चला जाता है, लेकिन वहाँ पर इनके साथ फिर एलाइज भी इनके साथ वर्ल्ड वॉर के वन के बाद इनके साथ दगा कर जाता है। वही बता रहे हैं ना कि डिसकंटेंटमेंट आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, मतलब फासीवाद का उदय होने का ये भी बहुत बड़ा कारण था कि वर्साई की संधि के बाद असंतोष होना। इटली ज्वाइन द एलाइज इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू गेन टेरिटरी ऑफ टर्की एंड जर्मनी। इटली तुर्की और जर्मनी की जो कॉलोनियल जगह थी अफ्रीका में, उसमें उनको हिस्सा मिलेगा बोला था, तो इसलिए उन्होंने ज्वाइन किया था और मित्र राष्ट्र एलाइज के साथ शामिल हुआ था इनको छोड़ करके, ट्रिपल एंटिटी को धोखा दे करके। बट बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस शी कुड गेट ओनली सदर्न टाइरोल, ट्रेंटिनो एंड द कोस्टल रीजन्स ऑफ डलमेटिया। लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के हिसाब से वर्ल्ड वॉर वन के बाद उनको खाली दक्षिणी टाइरोल, ट्रेंटिनो और तटीय डलमेशिया का तटीय रीजन खाली मिला, कोस्टल रीजन्स ऑफ डलमेटिया। तो शी कुड गेट नो पार्ट ऑफ द जर्मन एंड टर्किश कॉलोनियल एम्पायर। जर्मनी के और टर्की के अफ्रीका के कुछ हिस्सों को उन्होंने कब्जा करके रखा था, वहाँ पर उनको कुछ हिस्सा नहीं मिला। इवन जर्मनी में भी जो अच्छे अच्छे इलाके थे वहाँ पर भी इटली को कुछ हिस्सा नहीं मिला, जबकि प्रॉमिस किया गया था, मतलब घाटा इटली का हो गया। दूसरा कारण था इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट। देखो वर्ल्ड वॉर वन में जाने के बाद इटली को बहुत ज़्यादा, क्योंकि वार सस्ता नहीं होता है, इटली सफर्ड हैवी लॉसेस इन टर्म्स ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो पहले विश्व युद्ध में इटली को जान और माल का भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसके बहुत सारे सैनिक मारे गए, जैसे मैंने बताया, गोला बारूद, कपड़े लत्ते, हाँ, गन्स, इसमें बहुत खर्चा होता है। आफ्टर द वॉर मेनी सोल्जर्स बिकम अनएम्प्लॉयड। वार खत्म हो गया, सोल्जर्स क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गया। ट्रेड एंड कॉमर्स वर रूइंड लीडिंग टू लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। वार की वजह से व्यापार और वाणिज्य सब बर्बाद हो गए, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैली हुई थी इटली में।
देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, खाद्य अन्न या अनाज की कमी हो गई थी, ये भी कारण था फासीवाद को बढ़ा मतलब पनपने का। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी राजनीतिक अस्थिरता। डेमोक्रेसी was introduced in Italy for the first time in 1919. Election failed to give a clear majority to a single party. As a result, there was a complete instability in the country, and between 1919 and 1922, six coalition government were formed in Italy. तो आप बोल सकते हैं 3 साल में 6 गवर्नमेंट, वो भी कोलिशन। तो इटली में फर्स्ट वर्ल्ड वार वन के बाद में 1919 में लोकतंत्र डेमोक्रेसी की शुरुआत की गई, इलेक्शन करवाया गया, लेकिन स्पष्ट बहुमत किसी भी पार्टी को मेजोरिटी सीट्स नहीं मिली। इसीलिए इसका परिणाम ये हुआ कि अलग अलग पार्टी गठबंधन करके वो सरकार में आई, और 1919 से 1922 के बीच में इटली में इस किस्म के गठबंधन वाली 6 अलग अलग सरकारें चेंज हुई, बनी और टूटी, फिर बनी और टूटी, ऐसे 6 सरकारें गठबंधन की बनी। द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज हैड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड देयर वाज नो कंटिन्यूटी इन देयर पॉलिसीज। तो अलग अलग राजनीतिक दलों की जो नीतियां होती है, जो कार्यक्रम होते हैं, वो अलग अलग थे, भले ही लोग साथ में आए थे, तो उनकी नीतियों में कोई समानता नहीं था। तो इस वजह से गवर्नमेंट टिक नहीं रही थी। दे वर अनेबल टू डील इफेक्टिव विद द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्राइक्स एंड राइट्स व्हिच टुक प्लेस ड्यूरिंग 1921 एंड 22। तो 1921 और 22 के दौरान जो बेरोजगारी, हड़ताल और दंगे का जो समस्या है, उसको प्रभावी मतलब इफेक्टिव ढंग से इसको निपटने या सॉल्व करने के लिए ये गवर्नमेंट बिल्कुल फेल्ड हो गई। This situation was fully exploited by the fascists under the leadership of Mussolini, who promised the people a strong national government. तो इस अराजकता यानी इस chaotic सिचुएशन को पूरी तरह से फायदा उठाया फासिस्टों ने। बेनिटो मुसोलिनी एक बहुत अच्छा वक्ता था, वो बहुत अच्छा बोलता था, बहुत अच्छा ओरेटर था। तो उसकी लीडरशिप में उन्होंने लोगों को प्रॉमिस किया कि हम एक मजबूत राष्ट्रीय सरकार देंगे आपको। चौथा कारण था फासिज्म का उदय होने का, क्लास कॉन्फ्लिक्ट। क्लास कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज इन मेनी कंट्रीज आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कई देशों में सामाजिक अलग अलग सामाजिक जो वर्ग है, अलग अलग सामाजिक क्लास है, जैसे मिडिल क्लास, एलिट क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हाँ, या पुअर क्लास, इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या इनके बीच में बहुत ज़्यादा मतलब तनाव बढ़ गया था। The real issue in most parts of the continental Europe was whether control of government and economic system would continue in the possession of aristocracies or would be in the hands of less privileged majorities. तो ये खाली इटली की बात नहीं थी, ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो है कि अलग अलग क्लास के लोगों के बीच में जो एक दुश्मनी बढ़ रही थी, वो यूरोप के अदर कंट्री में भी ये था वर्ल्ड वॉर वन के बाद में। तो यूरोप के अधिकांश मतलब ज़्यादातर कंट्रीज में असली मुद्दा यही था उस वक्त वर्ल्ड वॉर वन के बाद, कि सरकार और उनका आर्थिक व्यवस्था पर मतलब कंट्रोल अमीर और उच्च वर्ग, हायर क्लास के पास रहेगा, या जो संख्या में ज़्यादा है, बहुसंख्यक मिडिल क्लास जो है, मेजॉरिटी मिडिल क्लास या लेस प्रिविलेज मिडिल क्लास, जिसकी संख्या या जिसका नंबर सबसे ज़्यादा है, उनके हाथ में रहेगा। तो ये चल रहा था। द कॉमन मैन हैड बीन प्रॉमिस्ड ड्यूरिंग द वॉर दैट ही वुड बी रिवॉर्डेड विद ग्रेटर अटेंशन टू हिज इकोनॉमिक नीड्स। तो युद्ध के टाइम में तो आम आदमियों से सभी सरकारों ने वादा किया था कि उनके जो भी आर्थिक ज़रूरत होगा उसका उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, और वॉर के बाद में उनको मतलब अच्छा खासा लाइफ गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा खासा फैसिलिटीज़ दी जाएगी। दिस प्रोमिसेस वर इग्नोर्ड एंड द कॉमन मैन वाज इम्बिटर्ड। तो ये सारे प्रॉमिस वर्ल्ड वॉर वन के बाद में सरकारें पूरा नहीं कर पाई, जिससे आम आदमी ज़्यादा करके यूरोपियन कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में आम आदमी बहुत ही चिढ़ा हुआ था, उसके मन में कड़वाहट पैदा हो गई थी कि सरकार ने वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या प्रॉमिस किया था और अब उनमें से कोई भी फुलफिल नहीं कर रहा है, और जॉब्स नहीं थे, खाने की कमी थी, सरकारें टिक नहीं रही थी। तो इसका सारा जो भार है मिडिल क्लास को ही, और आप बोल सकते हो लेस प्रिविलेज मिडिल क्लास को ही उठाना पड़ रहा था, उन्हीं को ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, और वो बहुत दुखी और बहुत गुस्से में थे अपने सरकारों से। तो इटली में भी यही हाल था, और ये भी एक कारण था नाजिज्म को फासिज्म को बढ़ावा देने के लिए। थ्रेट ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो थ्रेट ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म
The socialists, who included the anarchists, the communists, and the social democrats, created conditions conducive to the growth of fascism in Italy. Inspired by the Russian Revolution, the communists inflamed the atmosphere with revolutionary idea. उस वक्त क्या था, रूसी में क्रांति चल रही थी बोल्शेविक रेवोल्यूशन की वजह से, और कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट क्रांतिकारी का विचार ने पूरे यूरोप का माहौल एकदम गरमा दिया था। वहाँ पर देखा जा रहा था, peasants took away the land from the landlords, workmen organized strikes, damaged machines and took hold of the factories. वहाँ पर देखा जा रहा था कि कम्युनिस्टों की सरकार का बोलबाला चल रहा था यूरोप के अलग-अलग कंट्री, स्पेशली रशिया में, और उसकी हवा चारों तरफ चल रही थी। तो किसान जमींदार से जमीन छीन रहे थे, मजदूर हड़ताल कर रहे थे, मशीनों को नुकसान पहुंच रहे थे, कारखाने पर मजदूरों ने कब्जा कर लिया था। The communists began to devise new plans of overthrowing the government and capturing land. तो ने ये सोच लिया था कि जो भी सरकार है दूसरे की, तो उसको उखाड़ फेंकना और पावर में आने की उन्होंने नई-नई योजनाएं बनानी शुरू कर दी। People wanted a powerful leadership who could establish peace and prosperity by ending lawlessness and insecurity prevalent in Italy. तो इटली में भी लोग एक ऐसा शक्तिशाली लीडरशिप चाहते थे, शांति और समृद्धि ला सके, ऐसा सरकार, ऐसा स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट वो चाहते थे। The industrialists viewed the growing strength of the labor union with alarm and provided financial support to fascism. जैसे मैंने बताया कि इटली में उद्योगपतियों को ये लगने लग गया कि मजदूर यूनियन जो कम्युनिस्टों के पॉलिसी को फॉलो करते थे, तो कम्युनिज्म का बहुत बोलबाला चल रहा था, रशिया से ये आंधी उठ रही थी, तो वहाँ पर भी मजदूर यूनियन की ताकतें बढ़ रही थी, जिसको उद्योगपतियों ने या इंडस्ट्रियलिस्ट या फैक्ट्री ओनर्स ने इसको एक खतरे के रूप में देखा, और उनको लगा कि इससे अच्छा तो फांसीवाद ही है। तो फांसीवाद को उन्होंने हेल्प करना शुरू कर दिया, रुपये पैसे से जो भी सपोर्ट होता है फांसीवाद को दिया। तो ये भी एक बहुत कारण था कि फांसीवाद का बढ़ने का कारण इटली में। और छठा कारण है फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन। जैसे मैंने बताया था, लीग ऑफ नेशन क्या था कि एक पंचायत टाइप का था, जो दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद किसी भी दो कंट्री के बीच में कोई भी विवाद होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, या कोई भी वार होती है, तो उसको रुकवाने या वार को टालने के लिए और शांति कायम करने के लिए बनाया गया था। बट इट प्रूव वीक एंड फेल टू अचीव इट्स एम। लेकिन ये बहुत ही कमज़ोर साबित हुआ। वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा। मैंने ऊपर आपको बता दिया था, कारण ये था कि उसके पास अपनी खुद की कोई आर्मी नहीं थी। इवन जो पावरफुल कंट्री जैसे यूएसए था, उसका मेंबर नहीं था। इट फेल्ड टू चेक द राइज़ ऑफ डिक्टेटरशिप। ऑब्वियसली इसने तानाशाह को पनपने से, फलने-फूलने से रोकने में ये बिल्कुल मतलब फेल रहा, विफल रहा। Had it acted well in time, the ambitious plans of Mussolini and Hitler would not have materialized. अगर इसने समय रहते हुए, लीग ऑफ नेशन ने समय रहते हुए कठोर कदम उठाया होता, तो जो मुसोलिनी और हिटलर जैसे तानाशाह थे, ये मतलब तानाशाही कायम ही नहीं कर पाते। सातवां कारण, हम यहाँ इटली के बारे में बात करें, लीडरशिप प्रोवाइडेड बाय मुसोलिनी। मुसोलिनी द्वारा दिया गया नेतृत्व। मुसोलिनी एक लीडर के रूप में उसने कैसा काम किया? मुसोलिनी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया इटली की हिस्ट्री में, और यहाँ पर आप बोल सकते हो कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही कैरिस्मेटिक थी, बहुत ही आकर्षक थी। उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग उसकी तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते थे और उसकी बात मानने लगते थे। Wow, his speeches praised the past glories of Italy and won the faith of his countrymen. उसके भाषणों में वो इटली के पुराने गौरवशाली इतिहास की तारीफ किया करता था, और अपने देशवासियों को भरोसा देता था कि वो गौरव के दिन फिर से वापस लेके वो आएगा। और जब वो स्टेज पर बोलता था, तो इटली के जैसे मैंने बताया ना, इटली के लोगों को ऐसा लगता था कि वो दिन वापस आ जाएँगे, और वो इस तरह लोगों ने उसके ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिया, और उसने लोगों का भरोसा जीतना शुरू कर दिया। मुसलिनी वाज कॉल्ड इल डूसे विच मीन्स द लीडर। तो मुसलिनी को इल डूचे या डूशे भी बोलते थे, जिसका मतलब होता है नेता। तो फांसीवाद का उद्देश्य क्या था? फांसीवाद का एम्स ऑफ फासिज्म क्या है? तो सबसे पहले कंटेम्प्ट फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रति नफरत और अनादर। हॉस्टिलिटी टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, लोगों के जो मौलिक अधिकार है उसका खुल करके विरोध करना।
बिलीफ इन वन पार्टी रूल, केवल एक ही राजनीतिक पार्टी शासन में रहना, इस बात को विश्वास रखना। सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर द सेक ऑफ द स्टेट, देश या राज्य के हित के लिए आम आदमियों की निजी इच्छाओं को दबाना, सप्रेस करना। और बिलीफ इन एग्रेसिव नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, आक्रामक राष्ट्रवाद और दूसरे देशों पर कब्जा करने के साम्राज्यवाद की नीति को में बस विश्वास रखना। अब ये तो फासिज्म का आपको होपफुली समझ में आया। अब नाजिज्म के बारे में बात करेंगे। नाजिज्म, नाजीवाद के बारे में बात करेंगे। ये जर्मनी में हुआ था और इसके पीछे एडोल्फ हिटलर का हाथ था, मतलब उसी ने इसको बढ़ावा दिया था। पहले नाजिज्म का डेफिनेशन देखते हैं। नाजिज्म इज ए टोटलिटेरियन एंड रेसिस्ट आइडियोलॉजी एंड मूवमेंट एसोसिएटेड विद एडोल्फ हिटलर एंड द नाजी पार्टी इन जर्मनी। तो नाजीवाद जर्मनी में एडोल्फ हिटलर और उसके नाजी पार्टी से जुड़ी एक क्रूर विचारधारा थी, एक बहुत ही क्रूएल थॉट वाली आइडियोलॉजी थी, जो पूरी तरह से टोटल कंट्रोल और नस्लवाद, रेसिज्म के ऊपर बेस्ड थी। इट प्रोमोटेड एक्सट्रीम नेशनलिज्म, एंटी सेमिटिज्म, डिक्टेटरशिप एंड द आइडिया ऑफ जर्मन रेशियल सुपीरियरिटी। इसने बहुत ही ज्यादा राष्ट्रवाद, यहूदियों के प्रति नफरत, एंटी सेमिटिज्म, तानाशाही और जर्मन जाति को ही दुनिया का सबसे श्रेष्ठ जाति मानने की सोच को बढ़ावा दिया। नाजिज्म के उदय का कारण, कॉजेस फॉर द राइज ऑफ नाजिज्म, इसके फलने फूलने या पावरफुल होने या बढ़ने का कारण क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ह्यूमिलिटी ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। हाँ, इसको वर्सेलिस नहीं बोलना है, जैसे मैंने बताया था, इसको वर्साई बोलना है। तो जो वर्साई की ट्रीटी यानी संधि साइन की गई थी, वो बहुत ही अपमानजनक था जर्मनी के लिए। कैसे आप देखिए, डिफीट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द कंडीशन इम्पोज्ड बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साई मेड द जर्मन्स फील ह्यूमिलेटेड एंड हेल्पलेस। तो पहले विश्व युद्ध में जो हार मिला था जर्मनी को, और वर्साई की संधि या एग्रीमेंट द्वारा थोपी गई शर्तों ने जर्मन लोगों को बहुत ही अपमानित किया और बेबस, हेल्पलेस महसूस कराया। Germans looked down upon the Weimar Republic which had signed such a disgraceful treaty. जर्मन के लोग अपने ही सरकार को नीची नज़र से देखते थे, क्योंकि उन्होंने इस मतलब ट्रीटी ऑफ वर्साई जैसे शर्मनाक डिसग्रेसफुल ट्रीटी पर साइन किया था, समझौते पर साइन किया था। तो ये भी नाजिज्म के पनपने का कारण था कि लोग सरकार से मतलब बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे, गुस्सा थे और दुखी थे। Germany was forced to cede large chunks of her territory to France, Belgium, Poland and Denmark. जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हार का जिम्मेदार ठहराया गया और उसको मजबूरी में अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड और डेनमार्क को देना पड़ा। Her overseas possessions, colonies were divided by the allies in the war among themselves. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में सारा ठिकरा वर्ल्ड वॉर का जर्मनी के ऊपर फोड़ा गया, क्योंकि जर्मनी सबसे बड़ा था, सबसे पावरफुल था, उसके बाद ज़्यादा ज़मीन था। हाँ, और उसके बाद ज़्यादा कब्जे वाली बाहरी इलाका भी थी। तो जर्मनी के कब्जे वाली बाहरी इलाके और कॉलोनीज को जीतने वाले देश जो एलाइज थे, उन्होंने आपस में बांट लिया। जर्मनी वॉज फोर्स टू पे हेवी reparations to the tune of $33 billion and the total strength of the Germany army was fixed at 1 lakh. तो जर्मनी को कम से कम वॉर का हर्जाना जुर्माने के तौर पर $33 बिलियन लगाया गया था। हाँ, भले ही उसने इतना चुकाया नहीं, 3 बिलियन या उसके थोड़ा सा ऊपर चुकाया, उसके बाद वाला उसने चुकाया नहीं। और उसकी जो सेना थी, यानी उसकी सेना की संख्या को लिमिट कर दिया गया था 1 लाख तक, और मेरे हिसाब से उसकी नेवी को 15,000 तक लिमिट कर दिया था होगा, और उसके एयरफोर्स और सबमरीन को तो मेरे हिसाब से बैन कर दिया गया था, ऐसे कुछ। द टर्म्स ऑफ दिस ट्रीटी वर जनरली greatly resented by the German who eagerly looked for an opportunity to avenge the same. तो जर्मनी के लोग इस संधि, इस एग्रीमेंट यानी ट्रीटी ऑफ वर्साई के शर्तों से बहुत नाराज थे। वे इसका बदला लेने का मौका ढूंढ रहे थे, ठीक है। एंड दिस सेंटिमेंट्स वर एक्सप्लॉइटेड बाय हिटलर। हिटलर ने लोगों के इसी गुस्सा, इसी भावनाओं का फायदा जबरदस्त तरीके से उठाया। He openly encouraged the Germans to consign the Treaty of Versailles into the waste paper basket to rebuild the empire of Germany and to capture the lost colonies. उसने खुलेआम अपने भाषणों में जर्मन लोगों को बढ़ावा दिया कि वो वर्साई की संधि को कचरे के डिब्बे में फेंक दे, जर्मनी को वो पुराने ऊंचाई और ताकतवर बनाने में फिर से उसकी मदद करे, और अपनी
खोई हुई कॉलोनीज को एलाइज से वापस कब्जा करने में, उसको सरकार बनाने में मदद करे, ताकि उसकी सरकार फिर से वो गौरव, फिर से वो अपनी ज़मीन को वापस हासिल कर सके। तो ये भी कारण था। दूसरा कारण फ़ियर ऑफ कम्युनिज़्म, कम्युनिज़्म का बढ़ता हुआ डर। आफ्टर द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया, द कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस इन जर्मनी इंक्रीज कंसिडरेबली। रशिया में बोल्शेविक क्रांति, जो कम्युनिस्टों की एक क्रांति थी, तो उसकी आंधी, जैसे मैंने पहले बताया था, पूरे यूरोप में चल रही थी, तो जर्मनी में भी कम्युनिस्टों का प्रभाव या इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। The communists organized themselves effectively and succeeded in capturing a number of seats in Reichstag. तो कम्युनिस्टों ने खुद को बहुत अच्छे ढंग से जर्मनी में ऑर्गेनाइज, संगठित किया, और जर्मन के संसद, जिसको राइक्सटैग भी बोलते हैं, उसमें कई सीटें जीतने में वो कामयाब रहे। Hitler warned the people that the communists of Germany would become the servants of their Russian masters and would follow the dictate of communists. तो हिटलर ने जब ये देखा, तो उसने फिर लोगों को बोलना शुरू किया, उन्होंने लोगों को वार्न करना शुरू किया, चेतावनी देनी शुरू की कि जर्मनी में अगर कम्युनिस्टों को आप जिताओगे, तो कम्युनिस्ट तो ये रूस के गुलाम बन करके रूस के इशारे पर नाचेंगे। तो उसने लोगों को, he therefore tried to persuade the people in Germany that Nazism alone could check the growing influence of communism. तो वो लोगों को मतलब मनाने की कोशिश करने लगे कि सिर्फ नाजीवाद जो उनके देश का है, वो कम्युनिज्म के बढ़ते असर को रोक सकता है, क्योंकि कम्युनिज्म को बढ़ावा देने का मतलब है फिर से किसी दूसरे देश, रशिया जैसे देश का, उनके देश के ऊपर कंट्रोल होना। तो इस वजह से भी नाजिज्म और फैलना शुरू कर दिया। इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट तो था ही। एज ए रिजल्ट ऑफ द हार्श टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साई, जर्मनी हैड टू सफर इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कॉलोनीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वर्साई की संधि ने, तो आपको पता है, इसके एग्रीमेंट में तो सख्त शर्तों के कारण जर्मनी की खेती को, उसके कॉलोनीज को तो उन्होंने ले ही लिया था। उसके जितने भी व्यापार वगैरह है, खेती वगैरह है, इंडस्ट्रीज वगैरह है, उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा। और फॉरेन कंट्रीज रेज टैरिफ्स अगेंस्ट द जर्मन गुड्स। और इतने ही नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दूसरे देश जो थे, उन्होंने जर्मनी के सामान के ऊपर टैरिफ यानी टैक्स बढ़ा दिया। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इंक्रीज, बेरोजगार लोगों की संख्या जर्मनी में बढ़ गई। द कंडीशन ऑफ द फार्मर बिकेम मिजरेबल, किसानों की हालत बहुत ही दयनीय हो गई, बहुत बुरी गत में चली गई। By June 31, debts on farmers had risen to $300 million। जून 31 तक, 1931 तक किसानों पर कर्जा बढ़ करके $300 मिलियन हो गया था। और हिटलर ने प्रॉमिस किया था किसानों से कि वो उनकी सरकार बनाने में मदद करे, उनकी पार्टी, नाजी पार्टी को वोट करे, और उनकी गवर्नमेंट आने के बाद उनका सारा कर्जा माफ कर देंगे। हिटलर प्रॉमिस द फार्मर्स दैट ही वुड कॉन्डोन देयर डेट्स, मतलब कर्जा माफ कर देंगे। He won over the capitalists by assuring that industries would not be nationalized। तो उसने कैपिटलिस्ट यानी पूंजीपति, यानी जो ज़्यादा पैसा लगाते हैं बिजनेस में या फैक्ट्रीज वगैरह चलाते हैं, तो उनको ये भरोसा दिलाया और अपने साइड में कर लिया कि फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज, मतलब सरकार अपने कब्जे में नहीं लेगी। The Nazis exploited the situation and assured the people that if they would abide by Nazi ideology, their economic misery would come to an end and Germany would regain her lost glory। तो यहाँ नाजियों ने इस खराब स्थिति का, जर्मनी का खराब स्थिति का पूरी तरह से फ़ायदा उठाया और लोगों को भरोसा दिलाया कि वो नाजी के विचार धारा यानी नाजी आइडियोलॉजी को अगर मानेंगे तो उनकी गरीबी खत्म हो जाएगी और जर्मनी को अपना खोया और सम्मान और कॉलोनीज वापस फिर से मिलेगी। ये भी था नाजिज्म का पनपने का। रिसर्जेंस ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, उग्र राष्ट्रवाद का फिर से उभरना। Germany could not reconcile with the democratic parliamentary system prevailing in their country। जर्मनी के लोग अपने देश में चल रही लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। They preferred prestige and glory to liberty and freedom। तो उनको आज़ादी से भी ज़्यादा देश की प्रतिष्ठा, गौरव की चिंता थी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो था वो कुछ कर नहीं पा रही थी लोगों के कारण। और ट्रीटी ऑफ वर्साई ने जर्मन के लोगों को इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बेइज्जती करवाई थी और उनको उनकी हालत खराब करने में भी ट्रीटी ऑफ वर्साई का बहुत हाथ था।
तो वो नहीं चाहते थे, वो डेमोक्रेसी वोमोक्रेसी नहीं चाहते थे, वो आज़ादी के गड्ढे में। हमको अपने कंट्री का मान सम्मान और प्रतिष्ठा चाहिए। दे फेल्ट दैट ओनली a strong man could restore the past prestige of Germany and check the rising popularity of communism। और लोगों को ये लगता था सिर्फ एक मजबूत नेता ही जर्मनी का पुराना सम्मान वापस ला सकता है और इस बढ़ती हुई कम्युनिज्म की लोकप्रियता को भी रोक सकता है। When Hitler promised them all glory, they welcomed him with open arms। जब हिटलर ने अपने भाषणों में उन्हें पुराना गौरव वापस दिलाने का वादा किया, तो उन्होंने खुले दिल से हिटलर का स्वागत किया। का पांचवा पॉइंट जिसने मदद की थी राइज ऑफ नाजिज्म के लिए, एंटी सेमेटिक प्रोपेगेंडा, यहूदी विचार विरोधी दुष्प्रचार। एंटी सेमेटिक प्रोपेगेंडा कैरिड ऑन बाय द नाजी पार्टी also contributed to Hitler's popularity। नाजी पार्टी द्वारा चलाए गए यहूदी कौन है? ये इजराइल में जो लोग रहते हैं, जूस जिसको बोलते हैं, उसको यहूदी बोलते हैं। तो नाजी पार्टी द्वारा चले गए यहूदी विरोधी दुष्प्रचार ने भी हिटलर की लोकप्रियता को बनाने में बहुत मदद की। नाजीज डिस्क्राइब द जूस एज ट्रेटर्स। नाजी ने लोगों के सामने ये प्रेजेंट किया कि जो जूस है, जो उनके देश में जूस है, वो गद्दार है। They said that the Jews had conspired with the Allies during the war and could again commit treason against Germany। उन्होंने लोगों को ये भरोसा दिलाया और लोगों को ये बताया कि यहूदियों ने ही पहले विश्व युद्ध के दौरान अपने दुश्मन देश एलाइज के साथ मिलकर के साजिश रची थी और उन्होंने जर्मनी के खिलाफ गद्दारी की थी। They impressed upon the Germans that their hardship was due to exploitation by Jews who dominated German economy। उन्होंने जर्मनी के लोगों के दिमाग में ये बात बैठा दी थी कि नाजी के सपोर्टर्स ने, नाजी के लोगों ने, हिटलर की पार्टी के लोगों ने, कि आम आदमी के मन में ये दिमाग में ये बात बैठा दी थी कि सारी परेशानी यहूदियों के कारण है, क्योंकि जर्मनी की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, जो पूंजीपति है, उसमें यहूदियों का कब्जा था। ड्यू टू दिस एंटी सेमिटिक प्रोपेगेंडा मेनी जर्मन्स रिलाइड बिहाइंड नाजी पार्टी। इस यहूदी विरोधी प्रचार के कारण बहुत से जर्मनी के लोग नाजी पार्टी के समर्थन में आ गए। छठा, एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन। मजबूत विपक्ष किसी भी देश का एक बहुत ही बड़ा ढाल होता है, नहीं तो फिर सत्तारूढ़ी जो रूलिंग पार्टी है वो अपनी मनमर्जी करती है। तो जर्मनी में भी यही हुआ कि स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन नहीं था। द राइज ऑफ नाजी पार्टी इन जर्मनी वाज फैसिलिटेटेड बाय द एब्सेंस ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन पार्टी। तो विरोधी पार्टी इतना मजबूत नहीं था, तो जर्मनी में नाजी पार्टी के उभरने में, राइज होने में इस बात की बहुत मदद मिली, क्योंकि वहाँ कोई मजबूत विपक्ष दल नहीं था। एज ए रिजल्ट द नाजी पार्टी डिड नॉट एनकाउंटर एनी इफेक्टिव रेसिस्टेंस एंड इट्स पॉपुलैरिटी अचीव्ड ग्रेट हाइट्स। तो नतीजन एज ए रिजल्ट क्या हुआ? नाजी पार्टी को किसी बड़े या असरदार विरोध का सामना नहीं करना पड़ा और उनकी लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी बहुत ऊंचाई तक पहुंच गई। सातवां कारण, स्टैब्लिशमेंट ऑफ वॉलंटियर कॉर्प्स, स्वयं सेवक कोर की स्थापना। Under the Treaty of Versailles, Germany's military force was considerably reduced and a large number of German soldiers were thrown out of employment। वर्साई की संधि के तहत जर्मन की सेना को काफ़ी हद तक कम कर दिया गया था, जैसे मैंने बताया 1 लाख तक सीमित कर दिया गया था, जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में जर्मन सैनिक बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड हो गए थे। Hitler roped in all the soldiers and organized them into volunteer corps and that served as the party army। हिटलर ने उन सभी बेरोजगार सैनिकों को अपने साथ जोड़ लिया और उन्हें एक स्वयं सेवक कोर यानी वॉलंटियर कॉर्प्स के नाम से उसको एक संगठित रूप दिया, और जिसने उसकी नाजी पार्टी के लिए आर्मी का काम किया, यानी वो पार्टी का सैनिक या पार्टी के आर्मी के रूप में उन्होंने काम किया। The members of this volunteer corps propagated the program of the Nazi party and worked for safeguarding its interests। तो इस वॉलंटियर कॉर्प्स ने के सदस्यों ने नाजी पार्टी के कार्यक्रम और नीतियों का जम करके प्रचार किया, प्रोपागेट किया और पार्टी के हितों की रक्षा के लिए काम किया। कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी ऑफ हिटलर। हिटलर का भी बहुत ही आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व था। हिटलर के पास वो सारी क्वालिटीज थी जो एक लोकप्रिय लीडर में होनी चाहिए। तो ही वॉज ए स्hrewd पॉलिटिशियन एंड ए ब्रेव सोल्जर। वो एक बहुत ही चतुर राजनीतिज्ञ था और साथ में वो एक बहादुर सैनिक भी था।
He knew the art of molding public opinion in his favor according to the circumstances. वो परिस्थितियों के हिसाब से जनता की राय को अपने पक्ष में मोड़ने की कला बखूबी जानता था. He was a gifted orator who captivated the Germans by his emotional speeches. जैसे मैंने पहले भी बताया था, वो जन्मजात रूप से उसमें वो कला थी कि वो बहुत ही बेहतरीन वक्ता था, बहुत अच्छा बोलता था और बहुत भावुक इमोशनल स्पीचेस दिया करता था, जिससे जर्मन के लोग जिसने जर्मनी के लोगों का दिल जीत लिया था, वो उनको मंत्र मुग्ध कर देता था, बिल्कुल मेस्मराइज कर देता था, कैप्टिवेटेड कर देता था लोगों को. He told the Germans what they wanted to hear, the betrayal of Germany by the Treaty of Versailles and the Jewish communist plot to conquer the world. उसने जर्मनी के लोगों से वही बात की जो वो जर्मनी के लोग सुनना चाहते थे. वर्साई की संधि या एग्रीमेंट के द्वारा जर्मनी के साथ किया गया धोखा, दुनिया पर कब्जा करने की यहूदी और कम्युनिस्टों की मिलकर के साजिश. द जर्मन्स resented the humiliating and insulting behavior meted out to them by the allies and wanted to avenge the same. ऐसे भी जर्मन के लोग जो एलाइज राष्ट्र के लोगों ने उनके साथ जो अपमानजनक व्यवहार किया था, उससे बहुत ही नाराज थे और वे इसका बदला लेना चाहते. He openly encouraged the Germans to consign the Treaty of Versailles into waste paper baskets, rebuild the German Empire and to recapture lost टेरिटरीज. उसने खुले तौर पर जर्मनी के लोगों को प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया कि वो वर्साई की संधि को रद्दी टोकरी में डाल दे, फेंक दे और जर्मन साम्राज्य को फिर से खड़ा करने में उसकी मदद करे, और अपने खोए हुए क्षेत्रों को या कॉलोनीज को भी वापस हासिल करने में उसकी मदद करे. अच्छा, नाजिज्म का एम क्या था, नाजिज्म का उद्देश्य क्या था? सबसे पहले तो टू एक्सल्ट नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद को सबसे ऊपर और या सर्वोच्च स्थान देना. टू एडवोकेट द रूल बाय ग्रेट लीडर फ्रॉम ए सिंगल पार्टी, एक पार्टी एक नेता का समर्थन. टू डिस्पाइज इंटरनेशनलिज्म, पीस एंड डेमोक्रेसी, अंतरराष्ट्रीयता, शांति, लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर देना या नफरत करना. टू यूज फोर्स एंड ब्रुटैलिटी, अपनी बात मनवाने के लिए ताकत और क्रूरता का इस्तेमाल करना. टू एक्सटोल वॉर, युद्ध की तारीफ करना, उसे सही ठहराना. टू अपहोल्ड द रेशियल सुप्रीमेसी ऑफ जर्मन्स एंड टू हेट जूस, जर्मन के नस्ल को यानी जर्मन के लोगों की नस्ल या रेस को सबसे श्रेष्ठ बताना, सबसे अच्छा बताना और यहूदियों से नफरत करना. हम यहाँ देख सकते हैं कि फासिज्म और नाजिज्म के बीच में बहुत ही समानताएं, बहुत ही सिमिलरिटी है. तो उनके कारण, उनकी उत्पत्ति के कारण में भी बहुत सारी समानताएं हैं, सिमिलरिटीज है. तो सिमिलरिटीज बिटवीन द कॉजेज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म के बारे में भी मैं बात करूंगा. तो फासिस्टवाद और नाजीवाद के पैदा होने के कारणों में जो भी कॉमनलिटी है, जो भी समानताएं हैं, सेम सेम चीजें, उस बारे में बात करेंगे. पहले तो दोनों पैदा हुए थे डिसकंटेंटमेंट विद द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के कारण, मतलब वर्सलिस बोल रहा हूँ मैं, वर्साई के कारण. तो ट्रीटी ऑफ वर्साई के कारण दोनों ही कंट्री के लोग नाखुश थे, ठीक है, और उनको लगता था कि एलाइज देशों ने उनके देशों के साथ, उनके देश के साथ बहुत नाइंसाफी की. दूसरा इकोनॉमिक क्राइसिस था दोनों देश में, अनएम्प्लॉयमेंट था, आर्थिक संकट थी और प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर और ट्रेड डिक्लाइन में था. तो देश में भारी आर्थिक संकट थी. हेट्रेड फॉर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एंड प्रेफरेंस फॉर टोटलिटेरियन सिस्टम एंड वन पार्टी रूल, लोगों के मन में लोकतंत्र के नियम के प्रति नफरत थी दोनों ही देशों में. वो एक ऐसी क्रूर व्यवस्था चाहते थे, एक ऐसी पार्टी का राज चाहते थे जो सब कुछ कंट्रोल कर सके और देश को मजबूत करे. फियर ऑफ स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, तो नाजिज्म और फासिज्म का पनपने का कारण एक कम्युनिज्म का डर भी था. समाज में अमीर और मध्यम वर्गों के लोग में कम्युनिज्म के फैलने का बहुत बड़ा डर था. इस वजह से उनको सपोर्ट मिला नाजिज्म और फासिज्म को. पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एरिस्टोक्रेट्स एंड द कॉमन पीपल, सरकार बार बार बदल रही थी, कोई राजनीतिक स्टेबिलिटी नहीं थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, साथ ही अमीर और आम जनता के बीच में टकराव चल ही रहा था. फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन, दोनों कंट्री को इसका फायदा मिला, मतलब नाजिज्म और फासिज्म पनपने में, क्योंकि लीग ऑफ नेशन पूरी तरह से ऐसे कंट्रीज को जो डिक्टेटरशिप को फलने फूलने की तैयारी में था, उसको कंट्रोल करने में नाकाम रहा. लीडरशिप प्रोवाइडेड बाय मुसोलिनी एंड हिटलर, ओबियसली इटली में मुसोलिनी ने एक ताकतवर और आक्रामक लीडर के तौर पर लोगों को रास्ता दिखाया, तो जर्मनी में भी ये काम हिटलर ने किया, ठीक है, और परेशान जनता उनकी तरफ खींची चली आई. अब बात करते हैं कि इनकी विचारधारा यानी सिमिलरिटी बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म. नाजिज्म और फासिज्म
के बीच में यानी नाजीवाद और फासीवाद की विचारधारा के बीच में समानताएं क्या-क्या थी? दोनों किस-किस बातों में कॉमनली भरोसा करते थे? टू हैव फेथ इन टोटलिटेरियन रूल, वो एक ऐसी सरकार या शासन पर पूरा भरोसा रखना जिसका देश की हर एक चीज और जनता की जिंदगी पर पूरी तरह कंट्रोल हो। टू डिस्पाइज डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र को पूरी तरह से नफरत करना और उसको कमजोर समझना। टू होल्ड द स्टेट इज सुप्रीम, इट कुड सप्रेस द फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब ये मानना कि देश या सरकार ही सब कुछ है, देश के लिए आम जनता की जो फंडामेंटल यानी बुनियाद अधिकार है या आज़ादी है उसको कुचला या दबाया जा सकता है देश के लिए या सरकार के लिए। टू अपहोल्ड वन पार्टी वन लीडर रूल, मतलब एक ही पार्टी का रूल चलेगा, एक ही नेता सर्वशक्तिमान होगा और उसी को समर्थन करना पड़ेगा। टू बिलीव इन एग्रेसिव नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, आक्रामक राष्ट्रवाद, कि अपना देश सब चीज से ऊपर और दूसरे देशों से नफरत करना। और साम्राज्यवाद यानी दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करने की नीति में विश्वास रखना। तो ये इनके वैचारिक समानताएं थी, मतलब आप बोल सकते हैं कि इनके आइडियोलॉजीज में, इनके प्रिंसिपल्स में ये कॉमन चीजें थी। टू रिगार्ड वॉर एज ए इंस्ट्रूमेंट फॉर फर्दरिंग नेशनल इंटरेस्ट, मतलब वॉर को, युद्ध को देश के फायदे और ताकत को बढ़ाने का एक सही जरिया मानना। टू अपहोल्ड इंटेंसली नेशनलिटिक एंटी कम्युनिस्ट एंटी डेमोक्रेटिक रूल, दोनों देश में ये नाजिज्म और फासिज्म के विचारधारा में ये था कि बहुत ज़्यादा कट्टर राष्ट्रवाद होना, कम्युनिस्ट विरोधी होना, लोकतंत्र विरोधी होना और उसको सही ठहराना इन चीज़ों को, और सरकार को अपने फासीवाद या नाजीवाद के हिसाब से चलाना। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो फासिज्म एंड नाजिज्म इमर्ज इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, अनरेस्ट, प्रोमिसिंग स्ट्रेंथ, यूनिटी, नेशनल ग्लोरी, बट एट द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। ऑब्वियसली लोगों का दिमाग खराब हो चुका था वर्ल्ड वॉर वन के बाद में, बेरोजगारी, भूखमरी, और उसके बाद में हर जगह में व्यापार फेल हो गया था, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सब फेल हो गया था, सरकार स्थिर नहीं थी। तो लोग बहुत ही मतलब टेंशन, डिप्रेशन, गुस्से में थे, और उस वक्त उनको कोई तो सहारा चाहिए था, कोई तो उनको आस दिखाने वाला चाहिए था। तो वही फासीवाद और नाजीवाद ने देश के संकट में और अशांति के समय ये फासीवाद और नाजिज्म पैदा हुए थे। उन्होंने लोगों से ताकत, एकता और देश के गौरव का तो वादा किया, लेकिन इसके बदले में लोगों की आज़ादी, शांति और इंसानी सम्मान, ह्यूमन डिग्निटी को पूरी तरह से छीन लिया। ठीक है, तो ये था पूरा चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। आपको समझ में आएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।